कहानी की शुरुआत में हमें इस दुनिया के पावर सिस्टम के बारे में बताया जाता है। स्टोरी में तो ये काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी बियॉन्डर पोर्शन पीकर बियॉन्डर बन सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो पोर्शन पीने के बाद तुमने सुपर पावर्स आ जाती हैं, और इन सुपर पावर्स वाले इंसानों को बियॉन्डर कहा जाता है। टोटल 22 टाइप्स के डिफरेंट पावर सिस्टम हैं, और हर कोई इन 22 डिफरेंट टाइप्स के पावर सिस्टम में से सिर्फ एक ही पावर सिस्टम ले सकता है। हर सिस्टम में लेवल 9 से लेवल 0 तक के लेवल्स होते हैं। लेवल जितना कम होगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी, और एक स्ट्रॉन्ग बियॉन्डर के पास किसी गॉड की तरह पावर होती है, लिटरली गॉड कह सकते हैं। और इस पूरे पावर सिस्टम को पाथ ऑफ द डिवाइन कहा जाता है। आशा करता हूं तुम्हें पावर सिस्टम के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। इसके बाद सीन कट होकर 9 सितंबर 1349 का टाइम दिखाया जाता है, जहां एक लड़का एक ह्यूमनॉइड क्रीचर से लड़ता हुआ मारा जाता है। सीन फिर से कट होकर हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है, जो खुद से ही कह रहा था, आखिर मैं कहां हूं। सामने टेबल पर हम एक डायरी, एक गन और कुछ खून के निशान देखते हैं। लड़का ये सब प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहा था, तभी काफी ठंडी आवाज में कोई उसका नाम लेता है, क्लीन। और जैसे ही वो जाकर खुद को शीशे में देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी और को ही देख पा रहा था। दूसरी ओर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का और लड़की की काफी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। पुलिस को लग रहा था इन दोनों ने सुसाइड किया होगा, या ब्लैक डिविनेशन मैजिक परफॉर्म कर किसी बियॉन्डर को सैक्रिफाइस किया है। पुलिस को वहां उन दोनों के साथ एक लड़के की तस्वीर भी मिलती है, और यह लड़का वही क्लाइन था। इधर क्लाइन की बॉडी में वह लड़का क्लाइन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। क्लाइन की मेमोरीज से उसे पता चलता है क्लाइन हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है और जॉब की तलाश कर रहा था, लेकिन वो क्लाइन के मेमोरीज के अंदर ज्यादा झांक नहीं पाता, इसलिए वो क्लाइन की डायरी देखने लगता है। डायरी से लड़के को पता चलता है 29 मई को क्लाइन से मिलने एक लड़का वेल्च आया था, और यही वेल्च वही लड़का है जिसकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। डायरी से लड़के को यह भी पता चलता है उस दिन वेल्च ने क्लाइन से कहा था कि उसे एक एंशिएंट नोटबुक मिला है। इसके बाद 20 जून को उन दोनों ने उस बुक के पहले पेज के मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया था। यह बुक काफी एंशिएंट ईरा 4th इपॉक से बिलोंग करता है, और ये एंटीगोनस फैमिली से आया है। 21 से 24 जून तक डायरी में एंटीगोनस फैमिली, ब्लैक एम्परर, ट्यूडर किंगडम और हॉर्नेसिस माउंटेन्स के बारे में लिखा गया था। अभी स्टोरी में हमें इन सब के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बताया नहीं जाता। इसके बाद लड़का 26 जून पर आता है, जहां क्लाइन ने लिखा था, क्या ये सब सच में रियल है। इसके बाद अगली एंट्री 28 जून का था, लेकिन 27 जून की कोई भी एंट्री नहीं थी। लड़का सोचने लगता है, आखिर 27 जून का कोई एंट्री क्यों नहीं है। वो यह सोच ही रहा था, तभी हवा से डायरी के कहीं पेज पलटने लगते हैं और एक पेज पर आकर रुक जाते हैं, जहां लिखा था, सब मरने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी। ये पढ़कर लड़के को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा। तभी पास ही के रूम से कोई क्लाइन के रूम में आ रहा था। कोई आ रहा है ये समझते ही क्लाइन, यानी वो लड़का जो क्लाइन के बॉडी में है, जल्दी से सब कुछ छुपा देता है। रूम में क्लाइन की सिस्टर मेलिसा आई थी। मेलिसा पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। क्लाइन, यानी वह लड़का, बहाना मारते हुए बताता है कि वो साफ सफाई कर रहा था। बातों बातों में वो गन को ड्रॉर में छुपाने लगता है और थोड़ी आवाज हो जाती है। मेलिसा फिर पूछती है, वो क्या था। क्ले जवाब देता है, वो मेरी घड़ी खराब हो गई है। ये सुनकर मेलिसा ज्यादा कुछ नहीं कहती और घड़ी ठीक कर वहां से चली जाती है। अब से क्लाइन के बॉडी में जो लड़का रीइंकारनेट हुआ है, मैं उसे क्लाइन कहकर बुलाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। मेलिसा के जाने के बाद क्लाइन ब्लड स्टेन्स को साफ कर देता है और नोटिस करता है उसके सिर में जो बुलेट का निशान था वो कंप्लीटली हील हो गया है। क्लाइन सोचता है, क्या असली क्लाइन ने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। अगर उसने सुसाइड किया होता तो मेलिसा जरूर गन की आवाज सुन पाती, लेकिन उसे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरे पास क्लाइन की मेमोरीज तो हैं, लेकिन वो काफी धुंधली हैं। लेकिन एक बात पर तो मैं श्योर हूं, क्लाइन के मौत का कनेक्शन उस एंशिएंट नोटबुक से है। इसके बाद क्लाइन सोचता है, आखिर मैं इस बॉडी में रीइंकारनेट हुआ कैसे। सब कुछ तो नॉर्मल दिनों की तरह ही था। वह अपने दोस्तों से मिला, फैमिली के साथ डिनर की, तभी उसे याद आता है सोने से पहले उसने एक लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया था। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं, और जब आंख खुली
तो वो इस बॉडी में था। तभी मेलिसा कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है और क्लाइन को दे देती है। ब्रेकफास्ट देकर वो स्कूल के लिए निकलते हुए क्लाइन को 8 पाउंड का फ्रेश ब्रेड और कुछ सामान खरीदने को कहती है और कहती है, तुम जॉब पाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हूं। इतना कहकर मेलिसा वहां से चली जाती है। क्लाइन सोचता है, लगता है ये अपनी भाई की काफी केयर करती है, लेकिन माफ करना, जब तुम यहां लौटोगी तब तक मैं यहां से चला गया होऊंगा। क्लाइन कोट पहनते हुए सोचता है, मुझे फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करना चाहिए, शायद इससे मैं अपनी रियल बॉडी में वापस लौट सकूं। इसके बाद वो ब्रेड खरीदने मार्केट आया था। क्लाइन नोटिस करता है बाहर से एक आदमी उसे घूर रहा है, लेकिन क्लाइन के देखने पर वह आदमी वहां से चला जाता है। ब्रेड खरीदने के बाद क्लाइन मार्केट से ही जा रहा था, तभी वो कुछ आदमियों को लैंडलॉर्ड गेम खेलते हुए देखता है। ये देखकर क्लाइन अपने मन में कहता है, इस गेम को अर्थ पर आज से 100 साल पहले रोसेला गुस्ताख ने इन्वेंट किया था और उन्होंने टैरोट कार्ड रीडिंग भी इन्वेंट की थी। लगता है वो भी मेरी तरह इस दुनिया में रीइंकारनेट हुए थे। जाते हुए क्लाइन के हाथ से एक कॉइन नीचे गिर जाता है। क्लाइन उसे उठा ही रहा था, तभी उसके पीछे कोई आता है। क्लाइन जल्दी से गन निकालने ही जा रहा था, लेकिन वो देखता है उसके पीछे एक जोकर है जो उसे सर्कस का पोस्टर दे रहा था। क्लाइन उसके पीछे उसी आदमी को देखता है जो ब्रेक स्टोर के बाहर था। ये देखकर क्लाइन थोड़ा घबरा जाता है और वहां से जल्दी जल्दी जाने लगता है, और वो आदमी भी उसका पीछा करने लगता है, और उन दोनों को ही एक पर्पल बालों वाला लड़का देख रहा था। चलते चलते क्लाइन एक टेंट के अंदर छुप जाता है। वहां हम एक फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है तुम अपना रास्ता खो चुके हो। इधर टेंट के बाहर वो आदमी भी पहुंच चुका है, लेकिन उस पर्पल बालों वाले लड़के को देख वो वहां से चला जाता है। इधर टेंट के अंदर फॉर्चून टेलर कहती है, लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल है। तुम अपनी डेस्टिनी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन इन टैरो कार्ड्स से तुम अपनी जिंदगी की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हो। और कहती है, फिक्र मत करो, आज तुम मेरे पहले कस्टमर हो, इसलिए ये तुम्हारे लिए फ्री है। क्लाइन बैठते हुए कहता है, ज्यादातर फ्री की चीजें काफी महंगी होती हैं। लड़की पूछती है, तो बताओ तुम क्या जानना चाहोगे? क्ले कहता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लड़की उसे कार्ड्स को शफल करते हुए उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचने को कहती है। क्लाइन ऐसा ही करता है। लड़की उन कार्ड्स में से 3 कार्ड्स सामने रखती है। पहला कार्ड पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कार्ड प्रेजेंट को और तीसरा कार्ड फ्यूचर को। लड़की पूछती है, तो बताओ तुम पहले क्या देखना चाहोगे? क्लाइन प्रेजेंट कहता है। लड़की मिडिल वाले कार्ड को टर्न करती है जिसमें लिखा था द फूल। ये कार्ड न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी नए शुरुआत को। तभी वहां रियल फॉर्चून टेलर आ जाती है और उस लड़की पर गुस्सा करने लगती है। क्लाइन सोचता है, अरे यार, मैं उससे अपने प्रेजेंट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था जिसे कुछ नहीं आता। वो लड़की जाते जाते कहती है, मेरी प्रेडिक्शंस भी सही होते हैं। इसके बाद वही पर्पल बालों वाला लड़का टेंट के अंदर आता है, लेकिन तब तक क्लाइन वहां से चला गया था। घर आने के बाद क्लाइन दोबारा लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करने जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि दोबारा करने से वह अपनी रियल बॉडी में लौट सकता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। क्लाइन सोच ही रहा था, कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी उसके सर में काफी दर्द होने लगता है और घर के चारों ओर लाल रंग की रोशनी हो गई थी, और क्लाइन अपने आप को एक मिस्टीरियस जगह पर पाता है। वहां चारों ओर बस ब्लैक स्मोक था और बीच बीच में ब्लू और रेड कलर्स के लाइट ग्लो कर रहे थे। क्लाइन के टच लगने पर ही यह 2 लाइट्स रियल वर्ल्ड से एक लड़की और एक लड़के को उठा लाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों ही किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। दोनों टेलीपोर्ट होकर यहां चले आते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, बस उनकी शैडोज दिखाई दे रहा था। दोनों ही उनके ऊपर एक लड़के को देखते हैं। लड़की को लग रहा था इस लड़के ने ही उन्हें समन किया है, और पूछती है, क्या आप इस डिवाइन रेल्म के ओनर हैं? लेकिन इधर क्लाइन को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यहां चल क्या रहा है। क्लाइन सोचता है, एक डिवाइन रेल्म, लेकिन यहां तो कोई श्राइन ही नहीं है। क्लाइन के ऐसा सोचते ही वहां पर एक श्राइन बनने लगता है। यह देखकर क्लाइन को यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है, क्या मैं इस ब्लैक फॉग को कंट्रोल कर सकता हूं? और मन में कुछ सोचता है, और उसके सोचते ही वहां पर एक थ्रोन बन जाता है। इधर वह लड़का पूछता है, आखिर तुम हो कौन?
क्लाइंट थ्रोन की ओर जाते हुए सोचता है, आखिर मैं हूं कौन? क्या मैं झों हूं या मैं क्लीन हूं? और थ्रोन पर बैठते हुए कहता है, तुम मुझे द फूल कह सकते हो। दूसरी ओर यह लड़की काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही थी और कहती है, मुझे हमेशा से ही इन सुपरनैचुरल चीजों को एक्सपीरियंस करना था। और फिर वो क्लाइंट से पूछती है, आखिर एक बियॉन्डर कैसे बना जाता है? क्लाइंट सोचता है, बियॉन्डर, वो क्या चीज है? क्लाइंट को भी जानना था, इसीलिए वो बड़े चालाकी से कहता है, इस सवाल का जवाब वो देगा। इधर यह लड़का सोच रहा था, इस लड़की की आवाज सुनकर लग रहा है ये किसी रॉयल फैमिली से है, और मैं तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द सी में था। आखिर इसने हमें उतनी दूर से समन कैसे किया? अभी के लिए इसे साइड में रखते हुए लड़का बताता है, बेयॉन्डर बनने के लिए तुम्हें किसी ग्रेट चर्च को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग बेयॉन्डर बन नहीं पाते, लेकिन बेयॉन्डर सच में एग्जिस्ट करते हैं, और वो उन डार्कनेस से लड़ते हैं जो हमारी दुनिया के लिए खतरा है। यह सुनकर वो लड़की कहती है कि वह अपना फ्रीडम खोना नहीं चाहती। लड़का कहता है, तो तुम्हें किसी रॉयल फैमिली या किसी एलीट नोबल के पास जाना चाहिए? लड़की पूछती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? लड़का थोड़ा रुकते हुए कहता है, मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 के पोर्शन हैं। यह सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। क्लाइंट सोचता है, सीक्वेंस 9 पोर्शन, वह क्या चीज है? लड़की पूछती है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का बताता है, एक सेलर और एक स्पेक्टेटर। इन दोनों की बातों से क्लाइंट को थोड़ा अंदाजा हो गया था कि इन पोर्शन से नॉर्मल इंसानों को सुपर पावर मिलती है। क्लाइंट सोचता है, जो मैं इस ब्लैक फॉग को कंट्रोल कर पा रहा हूं, क्या यह भी बियॉन्डर्स की पावर है? तभी लड़की बताती है, मैंने इस जेंटलमैन के साथ डील कर ली है। और फिर पूछती है, क्या हम फ्यूचर में ऐसे ही मिलेंगे? क्लाइंट सोचता है, अगर वो ऐसे ही गैदरिंग करता रहा तो उसका सीक्रेट रिवील हो सकता है, लेकिन घर जाने के लिए उसे ये करना ही पड़ेगा। और कहता है, हम हर मंडे रात 3 बजे गैदरिंग करेंगे, कोशिश करना तब तुम अकेले रहो। यह सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है। लड़की कहती है, क्यों ना हम भी मिस्टर फूल की तरह अपना कुछ कोड नेम रखें। और फिर क्लाइंट की तरह टैरो कार्ड से अपना नाम जस्टिस रखती है। यह सुनकर वह लड़का भी टैरो कार्ड से अपना कोड नेम द हैंग्ड मैन रखता है। इधर क्लाइंट के घर में कोई नॉक करता है और हम क्लाइंट को देखते हैं, जो बेहोश हुआ पड़ा था। इधर क्लाइंट के सर में दर्द होने लगता है। टाइम के साथ दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वो इस जगह से कंट्रोल भी खो रहा था। इसलिए कहता है, आज की ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। और वो वहां से गायब हो जाता है। उसी की तरह वो लड़का और लड़की भी गायब होकर अपनी पहली वाली जगह पर वापस आ जाते हैं। इधर घर में क्लाइंट को होश आ गया था और पूछने पर बाहर से आवाज आता है, हम पुलिस हैं। पुलिस सुनकर क्लाइंट घबरा जाता है और जल्दी से सब कुछ छुपाकर दरवाजा खोलते हुए कहता है, माफ करना, मैं सो रहा था। सामने हम उसी पर्पल बालों वाले लड़के को देखते हैं। वो क्लाइंट की बिना इजाजत के ही घर के अंदर आ रहा था। क्लाइंट उसे रोकने ही जा रहा था, तभी एक दूसरा आदमी कहता है, परेशान मत हो, हम बस छोटा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसके बाद वो आदमी क्लाइंट को उसके दोस्तों के मौत के बारे में बता देता है। यह सुनकर क्लाइंट थोड़ा हैरान था। इधर उस पर्पल बालों वाले लड़के को क्लाइंट की डायरी मिल गई थी और कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, सभी मरने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी। क्या तुम बकने की कोशिश करोगे? इसका मतलब क्या है? बेन भी कहता है, हमें पता चला तुम 27 जून को वेल्च के घर गए थे और वहां से एक गन भी मिसिंग है। यह सुनकर क्लाइंट घबरा जाता है और बता देता है, वो गन ड्रॉर में है। बेन गन निकालने जाते हुए कहता है, क्या तुम और कुछ बताना नहीं चाहते? क्लाइंट बताता है, हाँ, कल रात को जब मुझे होश आया, मैंने देखा मैं इस गन से खुद को ही शूट करने जा रहा था, लेकिन वो एक फेल अटेम्प्ट था। उस इंसिडेंट के बाद से ही मैं अपनी मेमोरीज खोने लगा हूं। बेन कहता है, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, शायद इससे तुम्हारी मेमोरी लौट आए। चलो, हम तुम्हें ले चलते हैं। और फिर वो क्लाइंट को ले जाने लगते हैं। क्लाइंट समझ गया था वह काफी बुरा फंसा है। अगर इन लोगों को पता चला इस बॉडी में किसी और की सोल है, तो वो और भी बुरा फंसेगा। इसीलिए वो भागने के बारे में सोचता है और मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो एक गली के अंदर आता है, तभी ऊपर से किसी ने पानी फेंका था, लेकिन वो पानी हवा में ही फ्रीज हो जाता है। क्लाइंट कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वहां सुपरनैचुरल चीजें होने लगती हैं। क्लाइंट समझ गया था, आस पास कोई बियॉन्डर है।
भागते भागते क्लाइन एक घोड़ा गाड़ी में चढ़ जाता है और ड्राइवर को पोर्ट चलने के लिए कहता है। कुछ आगे जाने पर क्लाइन ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो ड्राइवर रुक ही नहीं रहा था। क्लाइन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर जवाब देता है, वेल्च के घर। और जब क्लीन ड्राइवर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर कोई और नहीं बेन था। तभी अचानक से ही क्लीन को होश आ गया था। क्लीन सोचता है, क्या ये सब एक सपना था? लेकिन तभी दरवाजे की ओर उसे बेन दिखाई देता है। क्या ये मेरे सपनों को मैनिपुलेट कर रहा है? बेन कहता है, रात में हमारी ताकत काफी बढ़ जाती है। क्लाइन सोचता है, हमारी? तभी उसके घर का पूरा सीन बदल जाता है। क्लाइन इन सब चीजों को प्रोसेस कर पाता उससे पहले ही एक लड़की आकर उसे पकड़ लेती है। सीन फिर से बदल जाता है और क्लाइन खुद को किसी और ही जगह पर पाता है और सामने वह अपने रियल मॉम डैड को देख पा रहा था। क्लाइन सोचता है, नहीं, वह मेरे इन मेमोरीज को देख नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे खुद के सीक्रेट्स हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहीं लड़की उसके सामने आकर उसके आंखों में आंखें डालते हुए पूछती है, वो एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ है? क्लाइन जवाब देता है, मुझे नहीं पता। लड़की फिर से पूछती है, 27 जून को क्या हुआ था? क्लाइन फिर कहता है, मुझे नहीं पता। लड़की फिर से पूछती है, 27 जून की रात तुम क्या कर रहे थे? यह सुनकर क्लाइन पैनिक करने लगता है और उसके हाथ में बही गन आ जाती है। वो लड़की को शूट करने जाता है, लेकिन खुद को ही शूट कर लेता है और पूरा सीन ब्लैंक हो गया था। इधर बेन के पास वही लड़की आकर बताती है, मैं श्योर हूं इसने खुद की जान ली है, लेकिन समहाउ ये फिर भी जिंदा है और मैं इसकी मेमोरीज देख ही नहीं पा रही हूं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वेल्च और नाया की सोल की तरह। और बेन को सावधान रहने के लिए कहती है और कहती है, आज से पहले मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। जिस पावर ने इसे इफेक्ट किया है वो काफी डरावना है। बेन काफी शांत आवाज में कहता है, एंटागोनिस्ट फैमिली की वो नोटबुक अभी भी मिसिंग है। हम तुम्हें हमेशा बचा नहीं सकते। क्या तुम हम में से एक बनना चाहोगे? एक बियॉन्डर?